चलिए सर, ब्रेक ले लिया आप बच्चों ने। पेज नंबर 8.29 पे हैं हम लोग। कैपिटल गेन चैप्टर के अंदर एक इंपॉर्टेंट सीरीज डिस्कस करेंगे अब, जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। जो भी चीज आप अभी मेरे साथ सीखेंगे सेक्शन 54 में, वो काम आएगा। अब जैसे सेक्शन 54 का एग्जम्पशन सीखेंगे आप, है ना सर। ये एग्जम्पशंस जो है ये हम कैपिटल गेन हेड के अंदर ही लेते हैं टू कंप्यूट फाइनल टैक्सेबल कैपिटल गेन। सर आपने ज्वेलरी बेची, आपने घर बेचा, आपने शेयर्स बॉन्ड बेचे, आपने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर माइनस करके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करके कहां पहुंच गए? कैपिटल गेन पे। अब पॉइंट है कि क्या वही कैपिटल गेन आपके ग्रॉस टोटल इनकम में जाएगा? ऐसा जरूरी नहीं है। हम उससे पहले ही कैपिटल गेन हेड के अंदर ही फाइनल टैक्सेबल कैपिटल गेन निकालने के लिए हम 54 सीरीज यानी सेक्शन 54, इसके बाद 54B पढ़ेंगे, फिर 54D पढ़ेंगे, फिर 54EC पढ़ेंगे, फिर 54F पढ़ेंगे। हम 54 सीरीज का ये बेनिफिट लेने की कोशिश करेंगे। अगर आप यहां पर जो कंडीशंस हैं उसको सेटिस्फाई कर लेते हो तो। सर एग्जाम में जब आप कैपिटल गेन की तैयारी करके एग्जाम्स में क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो बिना इस नॉलेज के जाना बेवकूफी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके कैपिटल गेन चैप्टर में, कैपिटल गेन कंप्यूट करने के लिए। कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है जिसमें बोला जाता है कि आपने ये एसेट्स ट्रांसफर किए हैं, कंप्यूट कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन कंप्यूटेशन कंप्लीट कब माना जाएगा? जब आप उसमें ये एग्जम्पशंस का बेनिफिट कब कैसे लेंगे ये सीख सको, कौन से सेक्शन का कितना बेनिफिट कब लेना है। काफी सारे सेक्शंस हैं यहाँ पे, 54, 54B, 54D, 54EC, 54F एटसेट्रा। इसके बिना कैपिटल गेन का ज्ञान अधूरा है। बोला सर यहां रेड स्टार मार्क क्या दिख रहा है? एक अमेंडमेंट है इस सेक्शन के अंदर। क्या अमेंडमेंट है? फाइनेंस एक्ट 2023 के थ्रू आपके प्रीवियस ईयर, आपके असेसमेंट ईयर के लिए, कि आप इस सेक्शन में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का एग्जम्पशंस नहीं ले सकते। पिछले साल तक, पिछले बैच तक इस सेक्शन में हम लोग कितने भी रुपए का बेनिफिट ले सकते थे। आपने 50 करोड़ का मकान बेचा है जिसमें 30 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ है, आप पूरा का पूरा 30 करोड़ का कैपिटल गेन का एग्जम्पशंस ले सकते थे नया मकान खरीद के। हाँ जी, यही सीखने वाले हैं इसमें हम। आप एक मकान बेचेंगे, मकान बेचने से जो कैपिटल गेन होगा उस कैपिटल गेन से आप एक नया मकान खरीदेंगे तो आपको 54 का बेनिफिट मिलेगा। तो पहले इसमें कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं थी, अब इसमें आपका एक मॉनेटरी लिमिट आ गया है इस साल से। कितने रुपए का? 10 करोड़ का। कि अगर आप अपना कोई मकान बेच रहे हो, जिसको यहां कहा गया रेसिडेंशियल हाउस, लॉन्ग टर्म इन नेचर, आपने अपना कोई मकान बेचा है जो कौन है? रेसिडेंशियल। क्या है? रेसिडेंशियल हाउस है और नेचर में लॉन्ग टर्म है, तो उससे कैपिटल गेन जो होगा आप उस पर टैक्स बचा सकते हो। खाली एक नया मकान खरीद लो या बनवा लो, ठीक। अब उसमें थोड़े थोड़े रेस्ट्रिक्शंस हैं, कहां खरीदना है, कितना घर खरीदना है, कब खरीदना है, ठीक है। ये सब रेस्ट्रिक्शंस पहले से थे, पढ़ेंगे। अब इसमें एक नया रेस्ट्रिक्शन आ गया है कि अगर मकान, नए मकान की कीमत 12, 15, 20 करोड़ है तो ये माना जाएगा कि उसकी मैक्सिमम कीमत 10 करोड़ ही कंसीडर करेंगे, बाकी को डिसरिगार्ड कर देंगे, इग्नोर कर देंगे और आपको इसमें 10 करोड़ से ज्यादा का बेनिफिट नहीं देंगे। सर आप ये कहना चाहते हो कि ज्वेलरी बेच के ज्वेलरी खरीद लें तो बेनिफिट मिल जाएगा? नहीं, ऐसा मैंने कहा कि तुम शेयर्स बेच के शेयर्स खरीद लो, ज्वेलरी बेच के ज्वेलरी खरीद लो, पेंटिंग बेच के पेंटिंग खरीद लो तो आपको इस सेक्शन का बेनिफिट मिल जाएगा। ये सेक्शन यूनिवर्सल नहीं है। आप सोचेंगे कि इस सेक्शन के कॉन्सेप्ट को हर जगह अप्लाई कर दें, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में भी, कैपिटल गेन फ्रॉम ज्वेलरी, शेयर्स, रेसिडेंशियल हाउस, अर्बन लैंड, हर जगह, तो ऐसा नहीं है, कंडीशन है। अब वही कंडीशन सब एक एक करके डिस्कस करेंगे हम लोग। सर थोड़ा सा टाइम लगेगा सेक्शन 54 में, लेकिन जितने अच्छे से आप सेक्शन 54 सीखेंगे, आपका आगे का सेक्शन जो है इसी सीरीज में वो उतना ही स्मूथ होता जाएगा। मतलब जितना टाइम इस सेक्शन को सीखने में लगेगा उससे बहुत कम टाइम
आपको इसके आगे के सेक्शंस में देना है, बट इसको अच्छे से आपको सीखना है। तो आज जितना भी टाइम हमारे पास आज की क्लास में बचा है, पूरा का पूरा हम इसको देने की कोशिश करेंगे, और अगर कुछ बच गया तो हम लोग अगली क्लास में भी इसको लेने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल सब और देने पड़ेंगे आपको, शायद अगली क्लास में आधा एक घंटा इस सेक्शन को और पढ़ना पड़े। शुरुआत तो करें। सर, एग्जम्पशंस ऑफ कैपिटल गेन, या कह सकते हो एग्जम्पशंस फ्रॉम कैपिटल गेन। हम कैपिटल गेन से एग्जम्पशंस लेंगे, ठीक, हमें टैक्स देना नहीं है। यानी जब एग्जम्पशन लेंगे तो उसके बाद जो कैपिटल गेन आएगा वो जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम में। ये एग्जम्पशंस कहां लेंगे? कैपिटल गेन हेड के अंदर ही लेंगे, ठीक, क्लियर। अब पहला जो बेनिफिट है सेक्शन 54 का, वो बेनिफिट कब मिलेगा? जब आप इंडिविजुअल या एचयूएफ होंगे। क्या ट्रांसफर करेंगे? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अब सर जमीन के साथ थोड़ी बहुत, घर के साथ अगर थोड़ी बहुत जमीन है, पार्किंग एरिया, गार्डन एरिया, तो चलेगा, कोई बात नहीं। और लैंड अपॉर्टिनेंट देयर टू, हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में पढ़ते थे ना, वो गार्डन एरिया, ओपन स्पेस, पार्किंग एरिया। भाई आपका घर जिस प्लॉट पे बना है वो प्लॉट घर दोनों बिक रहा है, यानी ओपन स्पेस भी बिक रहा है, बिकने तो कोई दिक्कत नहीं, बेनिफिट ले लेंगे। तुम बोलोगे कि सर खाली प्लॉट बेचेंगे तो इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आगे देख लेंगे। प्लॉट बेचने पे किसी और सेक्शन का बेनिफिट है क्या? तुम्हारे पास कोई कॉमर्शियल स्पेस है, ऑफिस, गोडाउन, फैक्ट्री बिल्डिंग, किसी मॉल में तुम्हारे पास बिल्डिंग में किसी दुकान है, ऑफिस है, उसको बेच रहे हो, सर वो रेसिडेंशियल हाउस नहीं होगा, कॉमर्शियल होगा। कॉमर्शियल को बेच के कैपिटल गेन होगा, टैक्स दे दो, यहां कोई बेनिफिट नहीं है। सर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए, मतलब पीरियड ऑफ होल्डिंग आपकी 24 महीने से ज्यादा होनी चाहिए। लैंड एंड बिल्डिंग 24 महीने देखते हैं, आप क्या बेच रहे हैं? रेसिडेंशियल हाउस। क्या होना चाहिए? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, मतलब उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 महीने से ज्यादा होनी चाहिए। जो घर आप बेच रहे हैं उससे रिलेटेड इनकम कहां जानी चाहिए? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी ना सर। रेसिडेंशियल हाउस है और क्या तो हम उसमें रह रहे होंगे या किराए पर दे रखा होगा। आपकी ओनरशिप में एक घर है 24 महीने से ज्यादा पुराना, आप खुद रहते होंगे फैमिली के साथ या किराए पर दे रखे होंगे, जैसा भी हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड या लेट आउट होगा, तो उसका डिस्कशन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही। बस पीजीबीपी वाला घर नहीं होना चाहिए। पीजीबीपी वाला घर मतलब मान लो आप इंडिविजुअल हैं, आपने अपने ऑफिस के एम्प्लॉय के लिए कोई घर बनवा रखा है। अगर आपने कोई घर खरीद के अपने ऑफिस को कोई एम्प्लॉय को दे रखा है, तब तो वो पीजीबीपी में हम लोग चला जाता है उस घर को लेके, और उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं। ऐसा आपने हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में पढ़ा हुआ है। मैं एक फैक्ट्री चलाता हूं, वहां के 5 एम्प्लॉय को घर मैंने खरीद के दिया हुआ है कि तुम लोग इसमें रहो, तो सर उस घर का तो डिस्कशन फिर पीजीबीपी में होता है। नहीं, वो वाला घर नहीं होना चाहिए। कैसा घर होना चाहिए? जिसकी इनकम आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ले जाते हो, मतलब क्या तो आप खुद रहते हो या आपने किराए पर दे रखा हो। बिजनेस यूज वाला रेसिडेंशियल गेस्ट हाउस नहीं होना चाहिए ये, ठीक। अब कुछ बातें मैं अपने नोट्स के थ्रू करता हूं, फिर इसमें आऊंगा। ये जो बातें लिखी हुई है इसमें आऊंगा, बट यहां से मैं अपने नोट्स पे जा रहा हूं, यहां मजा आता है। पेज नंबर 8.29 पे है, सेक्शन 54 डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए डिस्कस कर रहे हैं, जहां पर फाइनेंस एक्ट 2023 एप्लीकेबल है और इस बार की अमेंडमेंट है। क्या कि तुम एग्जम्पशंस ले सकते हो अंडर सेक्शन 54। क्या होगा? बेसिकली हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट करेंगे और उसमें माइनस करेंगे क्या? एग्जम्पशंस अंडर सेक्शन 54। तो मान लो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12 करोड़ है, 15 करोड़ है, 20 करोड़ है, तो तुम इस सेक्शन में अब 10 करोड़ से ज्यादा का बेनिफिट नहीं ले सकते। अगर तुमने ये मकान बेचा होता, अभी बात हो रही थी ना मकान बेचने की, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो, अगर तुमने मकान बेच दिया होता 31 मार्च 2023 से पहले, मकान अगर बेच दिया होता तुमने, तो तुमको बिना किसी लिमिट के इस सेक्शन में बेनिफिट मिल जाता। लेकिन अब करंट प्रीवियस ईयर 23-24 में अगर तुम बेच रहे हो, तुम्हारा डेट ऑफ ट्रांसफर, अभी बात हुई कि तुम रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचोगे, तो वो अगर बेच रहे हो कब? 1/4/2023 और उसके बाद
तो अब तुम 54 का जो बेनिफिट लेने की कोशिश करोगे तो तुमको 10 करोड़ से ज्यादा का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये इस बार की अमेंडमेंट हो गई आपके लिए। सर अमेंडमेंट हो या ना हो, ये 54 सीरीज ऑलवेज इंपॉर्टेंट होती है आपके एग्जाम के लिए। कैपिटल गेन चैप्टर का हर बार क्वेश्चन आना है और बिना इन सीरीज के डिस्कशन के आप एग्जाम देना बेकार है आपका। चलिए सर कोशिश करेंगे अच्छे से समझ सकें। एसएससी कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल या एचयूएफ, फर्म, कंपनी, ये लोग अगर रेसिडेंशियल हाउस की खरीदने बेचने का काम कर रहे हैं तो इनको 54 सीरीज का 54 का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आगे देख लेंगे, आगे सेक्शन वाइज देखते जाएंगे कौन सा सेक्शन किसके लिए। फिलहाल ये सेक्शन इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए। ठीक है सर, डन। कौन सी इनकम होनी चाहिए? शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्या बेचा है सर? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकता है, लेट आउट हो सकता है, लेकिन उससे रिलेटेड जो इनकम आ रही हो वो एचपी हेड में टैक्सेबल हो रही हो, पीजीवीपी हेड में नहीं। सर पीजीवीपी में कैसे जा सकता है? अरे कंपनी का गेस्ट हाउस छोड़ो, कंपनी छोड़ो, मैं एक इंडिविजुअल हूं, मेरी एक फैक्ट्री है और मैंने उस फैक्ट्री में एम्प्लॉय को रहने के लिए कुछ गेस्ट हाउस मेंटेन कर रखे हैं। रेसिडेंशियल होगा ना वो तो गेस्ट हाउस, एम्प्लॉय का गेस्ट हाउस रेसिडेंशियल ही तो होगा, नहीं आएगा यहाँ। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय वाला गेस्ट हाउस तो पीजीबीपी में चला जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जिसकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाए। लॉन्ग टर्म का मतलब पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 महीने से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। अब सर आपने ट्रांसफर कर दिया, क्या किया ट्रांसफर? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। बेनिफिट लेना चाहते हो? हाँ सर, क्या? एग्जम्पशंस अंडर सेक्शन 54। तो तुमको बाय या कंस्ट्रक्ट, तुमको मकान खरीदना पड़ेगा या बनवाना पड़ेगा। सर कहां? तो लोग ना इंडिया में मकान बेच के सिंगापुर में खरीद लेते थे इस सेक्शन का बेनिफिट लेने के लिए। लोग भी होशियार थे। दिल्ली में मकान बेचा, दुबई में खरीद लिया, दिल्ली में मकान बेचा, दुबई हांगकांग में खरीद लिया, मुंबई में मकान बेचा, सिंगापुर में खरीद लिया। तो पिछले 4-5 सालों में अगर पीछे जाए तो वहां अमेंडमेंट आई कि ना, जब तुम मकान खरीदोगे या बनवाओगे तो वो इंडिया में खरीदना, इंडिया में बनवाना। समझ रहे हो? कर्नाटका में घर बेच के श्रीलंका में घर खरीद रहे हो तो सेक्शन 54 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको घर बनवाना है, घर खरीदना है। सर जो घर खरीदना है, पुराना मकान किसी का खरीद सकते हैं, बगल में मेरे नेबर में, हाँ खरीद लो, तुम्हारे लिए नया होना चाहिए। बाकी तुम किसी का पुराना मकान भी खरीद सकते हो। जरूरी नहीं कि किसी बिल्डर से ब्रांड न्यू जाके फ्लैट आपको परचेज करना है, नहीं। बाय कंस्ट्रक्ट, अब तुम किसी का पुराना मकान खरीदना चाहते हो, अपना मकान बेच के कर लो, बेनिफिट मिलेगा। बाय मतलब किसी बिल्डर से वो नया मकान खरीदना ही जरूरी नहीं है। ठीक है। बट हाँ रेसिडेंशियल हाउस खरीदना है आपको, रेसिडेंशियल बेचना है, रेसिडेंशियल ही खरीदना है या बनवाना है। अच्छा, बेचते समय क्या ध्यान रखना है? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए, पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 महीने से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक। अब यहां पर जो आपने नया मकान खरीदना है, नया मकान बनवाना है, आपके लिए नया होना चाहिए, पुराना मकान भी खरीद सकते हैं। ठीक। सर इसमें लॉक इन पीरियड है 3 साल का। आप इस जो नए मकान को खरीदना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं उसको 3 साल तक अपने पास रखेंगे। आप नया मकान क्यों खरीदना चाह रहे हैं, क्यों बनवाना चाह रहे हैं? आपको एग्जम्पशन क्लेम करनी है। कौन से सेक्शन में? 54 में। मैक्सिमम कितनी? 10 करोड़ तक की इस साल से। बेनिफिट कब मिलेगा? जब आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो, आपने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है वो ट्रांसफर किया हो, आपको रेसिडेंशियल हाउस ही खरीदना है इंडिया में, या बनवा लो। सर हवा में बनेगा, जमीन खरीदेंगे तो ले लो ना बेनिफिट, लेकिन जमीन खरीद के उसमें मकान बनवा लेना। सर जमीन खरीदी है, लैंड बाय करके घर बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं। सर आप जमीन खरीद के घर बनवाना चाहते हो तो बेनिफिट मिलेगा सर जमीन खरीदने का? क्यों नहीं मिलेगा? घर बनवा लो, बेनिफिट ले लो। जमीन खाली खरीद के रखोगे तो नहीं होगा। घर बोलना हो ना बनाने, तो घर बनना चाहिए ना उस पे। तो सर कुछ पैसा जमीन खरीदने में लगा दिया और कुछ पैसा घर खरीदने में, घर बनवाने में लगा दिया, चलेगा ना सर? हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो भी मकान तुम खरीद रहे हो या बनवा रहे हो उसको वहां से फिर आगे 3 साल तक रखना होगा। लॉक इन पीरियड है इस बेनिफिट को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है सर। अब एक सिचुएशन हो सकती है कि तुम्हारे जो मकान बेचा है उससे तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा आ रहा है। आने दो 2 करोड़ से ज्यादा, क्या दिक्कत है सर? नहीं दिक्कत है।
तुमको बेनिफिट एक ही घर का मिलेगा। अब चाहे तुम एक घर बनवा लो या खरीद लो। लोग क्या करते थे पहले लोग क्या करते थे, मान लो फादर है, तो फादर ने 8-10 करोड़ का मकान बेचा, वहां पर 5-6 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ, ठीक है। अब फादर के 3 बच्चे हैं, फादर ने क्या किया, तीनों बच्चों के लिए अलग अलग 1-2 करोड़ के 3 मकान खरीद लिए। पहले लोग कैसे बेवकूफ बनाते थे, इंडिया में मकान बेचा और दुबई में खरीद लिया, हांगकांग में खरीद लिया, सिंगापुर में खरीद लिया। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं, इंडिया में खरीदो। फिर लोग मल्टीपल हाउस खरीद लेते थे। 10 करोड़ का मकान बेच के अगर 8 करोड़ का कैपिटल गेन हो रहा है मान लो, या पहले तो लिमिट थी नहीं, मान लो मैंने एक 50 करोड़ का अपना पुराना घर बेचा जिसमें 30 करोड़ की कैपिटल गेन हुई। अब लोग क्या करते थे ना, 3-3, 2-2 करोड़, 3-3 करोड़ के 10-12 घर खरीद लेते थे, सिर्फ कैपिटल गेन टैक्स बचाने के लिए। जरूरत नहीं थी उनको, बट कैपिटल गेन टैक्स लग रहा था, इसलिए उन्हें 1-2 करोड़ 1-2 करोड़ के मकान खरीदते चले गए। तो ऐसे में तो जरूरतमंद लोगों को मकान ही नहीं मिला। हम टैक्स बचाना चाहते हैं, उसके लिए मकान खरीद के उसकी डिमांड बढ़ा रहे हैं और उसकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं मार्केट में। एक बेचारा गरीब, मतलब एक बेचारा किराएदार जो अपना मकान सस्ते में लेके शिफ्ट करना चाह रहा है, वो तो जा ही नहीं पा रहा है। तो गवर्नमेंट ने बोला ये गलत है। लोग मान लो कोई 100 करोड़ की कोठी बेचे, मान लीजिए हम 100 करोड़ की कोठी बेचते हैं जिसमें 50 करोड़ का कैपिटल गेन होता है। अब लोग क्या करने लग गए, 5-5 करोड़ के 10 फ्लैट खरीदने लग गए कैपिटल गेन का एग्जम्पशंस लेने के लिए। तो बोला नहीं, सुनो, इंडिया में खरीदना है, प्लस अगर तुम्हारा कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा हो रहा है तो तुमको एक ही मकान खरीदना या बनवाना है। उसका तुमने अगर मान लो 2-4 खरीद भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं, हम एक ही मकान का बेनिफिट देंगे। दिक्कत नहीं है, तुम 2-4 खरीद लो, हम एक ही मकान का बेनिफिट देंगे अगर तुम्हारी कैपिटल गेन की इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है। सर ये अमेंडमेंट नहीं है, ये तो इसी का पार्ट है। अमेंडमेंट तो 10 करोड़ की लिमिट है इस बार की। सर दूसरा केस, अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ या उससे कम आया तो फिर तुम 2 घर तक खरीद सकते हो या बनवा सकते हो, लेकिन इस 2 घर का बेनिफिट तुमको एक ही बार मिलेगा लाइफ में। मतलब सर, अब जैसे मान लो आज मकान बेचा मैंने इस साल मकान बेच के मुझे मान लो इनकम हुई 1 करोड़ 40 लाख की। अब मैं उस पर टैक्स बचाने के लिए 2 मकान खरीद सकता हूं, हाँ खरीद लिया। अब 5-10 साल के बाद फिर से मैंने कोई मकान बेचा, फिर से मुझे कैपिटल गेन हुआ, फिर से मुझे 1 करोड़ 80 लाख का कैपिटल गेन हुआ। अब फिर से मैं 2 मकान खरीद के बेनिफिट नहीं ले सकता, एक ही मकान खरीदने का बेनिफिट मिलेगा फिर। यानी ये 2 घर खरीदने का बेनिफिट लाइफ में एक ही बार मिलेगा। वो भी कब, जब इनकम आपकी कैपिटल गेन 2 करोड़ और उससे कम हो। वंस इन अ लाइफ 2 हाउस बेनिफिट। एक बार 2 हाउस का बेनिफिट ले लिया तो अब आगे 1 हाउस का ही बेनिफिट मिलेगा। 5-10 साल के बाद फिर कोई मकान बेचने का मौका मिला, फिर कैपिटल गेन हुआ, तो वहां फिर से 2 मकान खरीदने का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सर लोग 3-4 मकान खरीद लेते थे, इसीलिए ये लिमिट लगा दी कि 2 करोड़ से ऊपर का कैपिटल गेन हो तो एक ही मकान खरीदो, और 2 करोड़ तक का कैपिटल गेन हो तो तुम 2 मकान तक खरीद के बेनिफिट ले सकते हो, वो भी लाइफ में एक बार। और कैपिटल गेन कुछ ज्यादा ही है, 15-20 करोड़ का, तो 10 करोड़ से ज्यादा का बेनिफिट हम सेक्शन 54 में आपको नहीं देंगे। और मकान इंडिया में खरीदना है, दुबई वाला मकान का कोई बेनिफिट नहीं देंगे। सर ये एग्जाम्पल से समझा दो, क्लियर? ये बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। बेस्ट एग्जाम्पल है क्या, हाउस ए है तुम्हारा दिल्ली में, तुमने उसको बेच दिया, उससे तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 1.5 CR, 1.5 करोड़ हुआ। अब तुमने मकान खरीदा, कब का वो छोड़ दो, मान लो जो टाइम लिमिट, देखो आगे पढ़ेंगे टाइम लिमिट की, इतने टाइम लिमिट के अंदर मकान खरीद लेना है, बनवा लेना है। मान लो वो टाइम लिमिट के अंदर तुम मकान खरीद रहे हो, कहां खरीदा, हाउस बी जयपुर में 80 लाख का। एक और घर खरीद लिया तुमने, हाउस सी मुंबई में, कितने का, 90 लाख का। अब कैपिटल गेन कितने का हुआ, 1.5 करोड़ का, जो कि 2 करोड़ और उससे कम है। और तुमने 2 मकान मिला के 1 करोड़ 70 लाख रुपए लगा दिए। कैपिटल गेन कितने का था, 1 करोड़ 50 लाख का। मकान कितने का खरीद लिया दोनों मिला के, 1 करोड़ 70 लाख का। बेनिफिट ले लो कितना, 1 करोड़ 50 लाख। यानी तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बेनिफिट लेने के बाद कितना हो गया, निल, टैक्स बच गया। तो इसको बोलते हैं कैपिटल गेन पर टैक्स बचाने के लिए मकान खरीदना। मकान बेचे हो, मकान खरीद लो, टैक्स बच जाएगा। अरे ऐसे कैसे होता, अभी तक तो सुने थे कि LIC की पॉलिसी लेने से टैक्स बचता है।
डोनेशन देने से टैक्स बचता है ना। म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीदने से टैक्स बचता है जी। मकान बेच के मकान खरीदने से भी टैक्स बचता है। इंडिया में होना चाहिए 2 से ज्यादा मकान ना हो, अगर इनकम 2 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ और उससे कम हो तो। अब आगे जाके तुमने फ्यूचर में मुंबई का मकान, लॉक इन पीरियड 3 साल है ना, तुमने मुंबई का मकान 4 साल के बाद बेचा। फिर से बता रहा हूं, आगे फिर हुआ 4 साल के बाद तुमने मुंबई का मकान बेचा, लॉक इन पीरियड 3 साल है, वो निकल गया। अब चौथे साल तुमने मुंबई का मकान बेच के वहां पर कैपिटल गेन अर्न किया, कितना? 1 करोड़ 20 लाख। फिर से तुम घर खरीदने निकल गए, एक घर खरीद लिया 70 लाख का, एक और घर खरीद लिया कितने का? 60 लाख का। अब तुमको एग्जम्पशन किसी एक ही घर का मिलेगा, तो कौन सा ले लो? हायर वाला ले लो। तुम मकान कितना ही खरीद लो, ऐसा नहीं है कि तुम एक से ज्यादा मकान नहीं खरीद सकते, खरीदो ना, बेनिफिट हम एक का ही देंगे, 2 का दे चुके हैं। मकान खरीदने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बेनिफिट लेने में रेस्ट्रिक्शन है। तो ये पूरा फ्लो बन गया कि तुमको 2 हाउस के परचेज का बेनिफिट देंगे। अच्छा, जरूरी नहीं कि दूसरे सिटी में खरीदो। मान लो जयपुर की जगह तुम दिल्ली में ही मकान खरीदना चाहते हो, मुंबई की जगह दिल्ली में ही मकान खरीदना चाहते हो, तो चलेगा ना। दिल्ली में मकान बेच के तुम दिल्ली में ही खरीदना चाहते हो, खरीदो ना। जयपुर मुंबई तो एग्जाम्पल दिया है, दिल्ली में ही मकान बेच के तुम दिल्ली में ही खरीद लो, दोनों मिलेगा बेनिफिट। लेकिन फिर से आगे जाके तुम 2 घर का बेनिफिट लेना चाहते हो तो नहीं मिलेगा, 1 घर का मिलेगा, हायर वाले का ले लो। और अच्छा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे निकलता है मालूम है तुमको? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। वो क्या सिखाना, वो तो तुम सीखे हुए हो। तो हम अब कैपिटल गेन के आगे की कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है सर। 10 करोड़ वाला बताना फटाफट। तो एक और एग्जांपल, तुम्हारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है रेसिडेंशियल हाउस दिल्ली में, जिसको बेच के तुम्हारे पास कैपिटल गेन हुआ है कितने का? 15 करोड़ का। 2 करोड़ से ज्यादा है। 1 घर का बेनिफिट मिलेगा तुमको। सर एक ही घर खरीदा है, लेकिन लोग ना 12 करोड़ का खरीद लेते थे, 150 करोड़ की कोठी बेचते थे, 50 करोड़ का कैपिटल गेन होता था, और फिर जाके 50 करोड़ का क्या खरीद लेते थे? घर, एक और कोठी खरीद लेते थे, टैक्स ही नहीं देते थे लोग। तो गवर्नमेंट ने इस सेक्शन में लिमिट लगा दी कि भैया 10 करोड़ से ज्यादा का बेनिफिट अब नहीं ले सकते। तो तुमने एक घर बेचा, कैपिटल गेन हुआ है 15 करोड़ का, और तुमने घर खरीद भी लिया है 12 करोड़ का, लेकिन इस घर के कॉस्ट को रोक दिया जाएगा 10 करोड़ पे। कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस माना जाएगा कि 10 ही करोड़ है। तो जब कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस माना जाएगा कि 10 ही करोड़ है, यही तो इस बार की अमेंडमेंट है, तो अपने आप तुम्हारा कैपिटल गेन कितने पे रुक गया? 10 करोड़ पे रुक गया। तो ये डेट ऑफ ट्रांसफर क्या है? ऑन और आफ्टर 1/4/2023। तो यही फाइनेंस एक्ट 2023 की क्या है? अमेंडमेंट है कि हम घर के कॉस्ट को 10 करोड़ पे रोक देंगे। ठीक। अब बात आता है कि सर ये जो घर खरीदना है या बनवाना है उसकी कोई टाइम लिमिट तो होगी, या ऐसे ही कभी भी घर उठा के मुंह उठा के जाएं और घर खरीद लें? कोई टाइम लिमिट तो होगी। अब हम टाइम लिमिट में जाएंगे। ये बेसिकली मॉनेटरी कॉन्सेप्ट हो गया तुम्हारा। क्या? जो नया घर खरीदोगे या बनवाओगे उसका लॉक इन पीरियड 3 साल होना चाहिए। ठीक। जो घर बेचोगे उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 महीने से ज्यादा होनी चाहिए, तभी लॉन्ग टर्म होगा। जो घर बेच रहे हो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए, रेसिडेंशियल हाउस होनी चाहिए जिसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाता हो। तुम कौन हो? इंडिविजुअल एचयूएफ। तुम्हें घर कहां खरीदना है? इंडिया में। कितना घर खरीद सकते हो? सर 2 करोड़ और उससे कम की इनकम है कैपिटल गेन वाली, तो 2 घर तक बेनिफिट मिलेगा, वो भी लाइफ में एक बार। क्लियर है वो भी कॉन्सेप्ट। और अगर तुम्हारा कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा है तो एक ही घर का बेनिफिट मिलेगा, चाहे तुम 3-4 घर खरीदो, हम विच एवर इज हायर बोल के एक घर का बेनिफिट दे देंगे। और अगर घर की कीमत 10 करोड़ से ज्यादा है तो 10 करोड़ पे रोक के बेनिफिट 10 करोड़ से ज्यादा का नहीं देंगे। एक बात बताना सर, इसी में अगर मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 9 करोड़ हो और कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस 12 करोड़ हो तो क्या लॉस हो जाएगा? देख लेते हैं। सर पहले इसको रोको, इस बार की जो अमेंडमेंट है, कॉस्ट को 10 करोड़ पे रोको, और अब तुमको एग्जम्पशंस मिलेगा कितना? अंडर सेक्शन 54 कैपिटल गेन कितने का है? 9 करोड़।
इन्वेस्टमेंट कितना किया 12 करोड़, अमेंडमेंट के चलते रोको उसके 10 करोड़ पे रोक दिए, अब बेनिफिट कितना मिलेगा 9 करोड़। सर मैक्सिमम बेनिफिट कैपिटल गेन से ज्यादा नहीं मिलता, तुम्हारा फाइनल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नील हो जाएगा, लॉस में नहीं आओगे तुम। सर ऐसा करते हैं ना, कैपिटल गेन 9 करोड़ और 10 करोड़ का कॉस्ट घटा के और 1 करोड़ का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कर देते हैं। नहीं सर, कैपिटल गेन से ज्यादा तो बेनिफिट ले ही नहीं सकते तुम, तो दो लिमिट काम कर रही है। कैपिटल गेन से ज्यादा बेनिफिट नहीं ले सकते, प्लस 10 करोड़ से ज्यादा बेनिफिट नहीं ले सकते। तो ये अच्छा किया मैंने यहां पर एग्जाम्पल तुमको दे दिया। एग्जम्पशंस के कारण लॉस नहीं आएगा तुम्हें, कैपिटल गेन से ज्यादा एग्जम्पशंस नहीं ले सकते तुम। ठीक, ये हो गया आपका 12 करोड़ 10 करोड़ वाला। एक 9 करोड़ का भी एग्जाम्पल दे दिया। ये मैंने तुमको अच्छा एग्जाम्पल दिया, ये तुम दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। बहुत सारे फ्रेंड्स को ना ये बात समझ में नहीं आती है 2 मकान वाली, कि लाइफ में एक ही बार मिलेगा। तो ये वाला एग्जाम्पल अगर तुम्हारे कोई फ्रेंड्स हैं जिनके साथ तुम्हारी कंबाइंड स्टडी होती है, एक तो शायद कहीं तुम्हारे फ्रेंड्स पुराना ना पढ़ रहे हो, मतलब उनको शायद 10 करोड़ की लिमिट के बारे में पता ही ना हो, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना, है ना। आपके जो फ्रेंड्स जिनके साथ आपकी कॉमन स्टडीज होती है पीजी हॉस्टल में, एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि सेक्शन 54 में वो 10 करोड़ की लिमिट पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। कहीं उनके पास पुराने नोट्स पुरानी क्लास तो नहीं है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पहले पढ़ाई कर लेते हैं, पुराने बैच में ही पढ़ाई कर लेते हैं और एग्जाम अब दे रहे होते हैं। तुम ये भी क्रॉस चेक कर सकते हो सकता है उनको 10 करोड़ के बारे में पता ही ना हो, और पता हो तो ये एग्जाम्पल उनको बहुत अच्छा लगेगा। जब हम लोग बोलते हैं कि अगर तुम्हारी कैपिटल गेन की इनकम 2 करोड़ और उससे कम हो तो तुम 2 मकान का बेनिफिट ले सकते हो। अच्छा, यहां भी मैंने क्या बोला, देखो यहां पे ध्यान से देखो, लॉस में नहीं लाया। यहां भी तुमने 2 घर की कॉस्ट कितनी हो गई 80 + 90 170, बट कैपिटल गेन कितना था 150, तो तुम्हारा कैपिटल गेन मैंने 150 पे रोक के कैपिटल गेन क्या किया नील। कैपिटल गेन एग्जम्पशंस के कारण लॉस में नहीं जाएगा। एग्जम्पशंस कितना ले सकते हैं मैक्सिमम, जितना तुम्हारा कैपिटल गेन है। अब जो फंडा है कि तुमने एक बार 2 मकान का बेनिफिट ले लिया तो आगे नहीं मिलेगा, तो ये वाला एग्जाम्पल मस्त है कि सर इसी मुंबई वाले मकान को 4 साल के बाद बेच दूं, क्योंकि लॉक इन पीरियड 3 साल था, तो अब बताना तो अब तुमको एक घर का चॉइस लेना पड़ेगा, 2 घर का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और जिसका कॉस्ट हायर है वो वाला बेनिफिट ले लेंगे। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है। और ये था 2 करोड़ से ज्यादा हो और 2 करोड़ तक हो तो क्या करेंगे, इसी पे एग्जाम्पल था। सर जमीन खरीद के घर बनवाना चाहते हैं तो जमीन खरीदने का बेनिफिट मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, खाली मकान बनवा लो। अभी टाइम पीरियड पढ़ेंगे, उसके अंदर अंदर एक टाइम पीरियड पढ़ेंगे, 3 साल के अंदर अंदर मकान बन जाना चाहिए। अब तुम हवा में मकान तो बनाओगे नहीं, तो मान लो तुम है ना 60 लाख का जमीन खरीद के और 70-80 लाख का उसमें मकान बनाना चाहते हो, बनवा लो। 60 + 70 1 करोड़ 30 लाख का बेनिफिट दे देंगे, जमीन की कॉस्ट का भी बेनिफिट देंगे, बट जमीन खरीद के मकान बनवाओ उस पे। चलिए, ये यहां से आपको लिखना है। तो काफी सारी बातें क्लियर हो गई हैं हमारी, काफी सारी बातें क्लियर हो गई हैं सर। ये यहां से लेकर यहां डिस्कस हो गया, ठीक। और अब हम डेट पर फाइट करेंगे कि कब मकान खरीदना है, कब मकान बनवाना है, ठीक है। काफी सारी बातें इस पेज पे जो थी हमारी हो चुकी है। देखो जैसे लॉक इन पीरियड वाली बात, पीरियड ऑफ होल्डिंग, ये लॉक इन पीरियड वाली बात है कि जो नया मकान आप खरीदोगे, नया मकान जो आप बनवाओगे, उसको कितने साल तक रखना है, इसकी बात भी हो रही थी। तो मोटा मोटी अभी मिक्स इफेक्ट चल रहा है, अभी और एग्जाम्पल दूंगा तो ये कवर होता चला जाएगा। लिखिए इसको, पहले देखिए यहां ऊपर कुछ लिखना है क्या। डन, यहां से स्टार्ट कीजिए। हो सके तो फ्रेश पेज पे आ जाइए, हो सके तो अपने रजिस्टर में फ्रेश पेज पे आ जाइए। डन, वीडियो रोक के लिखा। अगर आपका मकान का डेट ऑफ ट्रांसफर 31 मार्च 2023 से पहले का है तो फिर 10 करोड़ की लिमिट आपके लिए नहीं है, यानी पिछले साल ही मकान ट्रांसफर कर दिया है तो 10 करोड़ की लिमिट नहीं है। डन, वीडियो रोक के लिखा। मकान लेट आउट हो सकता है, मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकता है, खाली ध्यान रहे उससे होने वाली इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में जा रही हो, पीजीबीपी या अदर सोर्स में नहीं।
डन, वीडियो रोक के लिखा। मकान बनवा लो या खरीद लो, लेकिन काम इंडिया में ही होना चाहिए। इंडिया में मकान खरीदोगे, इंडिया में मकान बेचोगे। सॉरी सर, इंडिया में मकान बनवाओगे या फिर इंडिया में मकान खरीदोगे। डन, वीडियो रोक के लिखा। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, इसी का ये एग्जाम्पल था कि एक बार 2 घर का बेनिफिट ले लिए तो अगली बार 2 घर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एग्जम्पशंस के कारण तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नेगेटिव नहीं हो सकता, नील पे आ सकता है। सेम सिटी में भी मकान खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जयपुर मुंबई तो एग्जाम्पल दिया था। डन, अगली बार फिर से 2 घर खरीद लिए ना, एक ही घर का बेनिफिट मिलेगा। खरीदो तुम 2 घर, कोई बात नहीं, नो इशू। बाय 2 हाउस, 3 हाउस, 4 हाउस, बट बेनिफिट एक का ही मिलेगा। जो बेस्ट है उसका ले लो, 70 लाख का। डन। एक होता है कि तुमने 2 घर खरीद लिए, बेनिफिट ही नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। 2 घर खरीद लो, एक का ले लो, जो मैक्सिमम बेनिफिट दे रहा है आपको। डन, वीडियो रोक के लिखा। अब डेट ऑफ ट्रांसफर की बात कर ले। अब थोड़ा सा यहां पे डेट ऑफ ट्रांसफर की बात कर ले। चलिए इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपने रेसिडेंशियल हाउस, जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, जिससे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है ना, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, मान लो आपने उसको ट्रांसफर कब किया है, 1 नवंबर 2023, है ना। ये आपका क्या हो गया, डेट ऑफ ट्रांसफर। अगर आपने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो कि लॉन्ग टर्म है, जिसको बेच के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, अगर उसका डेट ऑफ ट्रांसफर 1 नवंबर 2023 है, जो भी आपने डिस्कस किया अभी कि आपको सेक्शन 54 में 10 करोड़ तक का ही बेनिफिट मिलेगा। अगर आपकी कैपिटल गेन की इनकम 2 करोड़ और उससे कम है तो आप 2 मकान खरीद सकते हैं इंडिया में। अगर आपकी कैपिटल गेन की इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है तो आपको एक ही मकान का बेनिफिट मिलेगा। मकान खरीदो या बनवाओ, अभी तक यही डिस्कस किए। बोला सर कब खरीदना है, कब बनवाना है। तो अगर आप खरीदना चाहते हो तो आप पहले भी खरीद सकते हो, डेट ऑफ ट्रांसफर के पहले। आप बिफोर भी जा सकते हो 1 ईयर तक। अगर आपका डेट ऑफ ट्रांसफर 1 नवंबर 2023 है तो आप पीछे 1 नवंबर 2022 तक आप कोई भी रेसिडेंशियल हाउस बाय कर सकते हो। बाय सर, अगर आपने डेट ऑफ ट्रांसफर के पहले कोई कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बिफोर, सर आपने डेट ऑफ ट्रांसफर के पहले ही मकान खरीद लिया है, 1 नवंबर के पहले, बेनिफिट मिल जाएगा। मकान बनवाने का बेनिफिट नहीं मिलेगा, खरीदने का बेनिफिट मिल जाएगा। सर अगर मैंने कंस्ट्रक्ट करवा लिया है तो कंस्ट्रक्टेड नहीं मिलेगा, बट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है, कंप्लीट आगे होगा तो बेनिफिट लो ना। कब सर, आगे चलते हैं, कहां तक, 2 साल तक। आगे कहां तक चलना है, 2 साल तक। 1 नवंबर 2023 का 2 साल कहां खत्म होगा, 31 अक्टूबर 2025। 1 साल और आगे मिलेगा आपको, 3 साल। लेकिन जो एक एक्स्ट्रा साल मिलेगा वो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से मिलेगा। बाकी तुम जो पहला वाला 2 साल है उसमें तुम बाय करो या कंस्ट्रक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या समझे, डेट ऑफ ट्रांसफर के पहले तुम प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो 1 साल पहले। डेट ऑफ ट्रांसफर के बाद भी तुम प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो, 2 साल तक का मौका है। कंस्ट्रक्ट करवाना चाहते हो करवा लो, 3 साल का मौका है, ठीक है। अब तुम एक प्रॉपर्टी में डील करते हो, एक में कर लो। 2 के लिए एलिजिबल हो, 2 के लिए कर लो। इंडिया में आपको प्रॉपर्टी बाय करनी है, इंडिया में प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करनी है। सर मैं जमीन खरीद के कंस्ट्रक्शन करवाना चाहता हूं, आपकी डेडलाइन होगी 31 अक्टूबर 2026। यहां तक आप अपना मकान कंप्लीट करवा लो। नहीं सर कंस्ट्रक्शन के झंझट में नहीं पड़ना चाहता, मैं मकान खरीदना चाहता हूं, तो आप पहले खरीद सकते हो, बाद में भी खरीद सकते हो। कब तक, 31 अक्टूबर 2025 तक। प्री
बिफोर और आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट ही नोट्स में आपके दे रखा है। सर चाहे आप 2 करोड़ से अधिक वाले कैपिटल गेन की कैटेगरी में रहो या अप टू 2 करोड़ वाले कैपिटल गेन की कैटेगरी में रहो, दोनों जगह सेम ही लिमिट है, खाली नंबर ऑफ हाउस पे डिफरेंस है। दोनों में इन इंडिया आपको इन्वेस्टमेंट करना है, इन इंडिया। ठीक, हाँ 2 करोड़ से अधिक आपका कैपिटल गेन है तो 1 हाउस का ऑप्शन है, और 2 करोड़ तक का कैपिटल गेन है तो 2 हाउस का ऑप्शन है आपके पास, एट ईच ऑप्शन, परचेज और कंस्ट्रक्ट। बट दोनों में कॉमन क्या है? आप दोनों में कॉमन की बात करोगे तो देखो दोनों में है 1 ईयर बिफोर 2 ईयर आफ्टर, अगर हम परचेज की बात कर रहे हैं तो, और कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं तो बिफोर का कॉन्सेप्ट नहीं है, आफ्टर का कॉन्सेप्ट है, 3 ईयर्स आफ्टर। सेम नियम नीचे भी है, परचेज की बात कर रहे हो तो 1 ईयर बिफोर 2 ईयर आफ्टर। बिफोर का मतलब पीछे आना है, आफ्टर का मतलब आगे जाना है। डेट मैंने आपको मार्क कर दिया है। कंस्ट्रक्शन में यहां भी वही है, 3 ईयर्स आफ्टर। ठीक है सर, तो ये आपकी बात अभी अभी जस्ट एक छोटे से एग्जांपल से मैंने ये भी कंप्लीट करा दिया, ये भी कंप्लीट करा दिया, और ये आप पहले ही कर चुके हैं कि अगर आपने 2 घर का बेनिफिट ले लिया है तो आगे फिर से 2 घर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मोटा मोटी देखिए यहां तक का डिस्कशन इस छोटे से चार्ट से आपका कंप्लीट है। ठीक, बोला सर अगर मान लीजिए आपने मकान बेचा है, आपने मकान बेचा है, कैपिटल गेन हो रहा है, अब 2 साल तक मकान ही ना खरीदो, 3 साल तक मकान ही ना बनवाओ, आपका इनकम टैक्स कब तक वेट करेगा? कहीं बाद में रफू चक्कर हो जाए एसएससी, अभी टैक्स बचा ले कि मैं मकान खरीदूंगा। सर किस ईयर में इनकम हुई है कैपिटल गेन की? प्रीवियस ईयर 23-24 में हुई है कैपिटल गेन की इनकम। कब तक खरीद सकते हो तुम? प्रीवियस ईयर 25-26 तक। कब तक बनवा सकते हो? प्रीवियस ईयर 26-27 तक। तो क्या तब तक इनकम टैक्स आपको देखता रहेगा, ढूंढता रहेगा, आपके पीछे पड़ा रहेगा इनकम टैक्स? देखते हैं मकान बनवाता है कि नहीं, देखते हैं मकान खरीदता है कि नहीं, दिक्कत होगी ना। तो सर ये 2 साल 3 साल का डेडलाइन का कंप्लायंस कैसे होगा? बाद में अगर एसएससी बोले कि मैं नहीं खरीदूंगा, मैं नहीं बनवाऊंगा, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक यहां पर डेट डाल दी बीच में, आरओआई रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट। रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट अब से आपके रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है 31 जुलाई 2024। सर रिटर्न फाइल करने की 3 ड्यू डेट होती है, हमेशा क्लास में बोलता हूं, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर। कुछ लोगों के लिए जुलाई है, कुछ के लिए अक्टूबर और कुछ के लिए नवंबर। तुम एक इंडिविजुअल एचयूएफ हो। अभी हम लोग किसका क्वेश्चन कर रहे हैं? सेक्शन 54 के बेनिफिट्स का। सेक्शन 54 में इंडिविजुअल एचयूएफ दोनों को बेनिफिट मिलता है और इसके तीनों ड्यू डेट हो सकते हैं, जुलाई भी, अक्टूबर भी, नवंबर भी। ये हम पढ़ेंगे रिटर्न चैप्टर में, वॉल्यूम 2 में। अभी फिलहाल हम लोग जुलाई लेके चलते हैं। सर आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है? 23-24। तो आपका ड्यू डेट रिटर्न फाइल करने का क्या होगा? 31 जुलाई 2024। अब गवर्नमेंट बोलती है सुनो, हम तुम्हारा पीछा तो करेंगे नहीं, हम तुम्हारे पीछे तो जाएंगे नहीं देखने के लिए कि तुमने मकान खरीदा कि नहीं, मकान बनवाया कि नहीं। 2025-2026 तक तुम्हारा खाता खुला रहेगा। चलो हमने ऑप्शन दिया 2 साल का कि 2 साल तक मकान खरीद सकते हो, ऑप्शन दिया 3 साल तक मकान बनवा सकते हो, लेकिन गारंटी कौन लेगा? तो गवर्नमेंट यहां पर एक नियम लगाती है, बोलती है सुनो, अगर तुम मकान खरीदना चाहते हो तो खरीद लो, बनवाना चाहते हो तो बनवा लो। किसके पहले? आरओआई ड्यू डेट के पहले। आप बाय करना है कर लो, आप कंस्ट्रक्ट करना है कर लो। अच्छा कंस्ट्रक्शन के लिए तो ये कट ऑफ डेट है 1 नवंबर। ऐसा करते हैं ना, इसको हटा देते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे। ये डेट ऊपर से आ रही है, डेट ऑफ ट्रांसफर वाली, हम पीछे चलते हैं इसके। यहां गवर्नमेंट बोलती है कि सुनो, आरओआई के ड्यू डेट तक तुमको खरीदना है खरीद लो, खरीदना है खरीद लो, बनवाना है बनवा लो। सर ऐसे कैसे खरीद ले, ऐसे कैसे बनवा ले, जब आपने हमें 31 अक्टूबर 2025 का टाइम दिया है खरीदने का और 31 अक्टूबर 2026 तक का टाइम दिया है बनवाने का, ऐसे कैसे खरीद ले, ऐसे कैसे बनवा ले, जल्दी में काम खराब हो जाएगा। एसएससी बोलता है आपने तो हमें टाइम दे रखा है ऊपर। तो बोलता कोई बात नहीं, पैसा डिपॉजिट कर दो। किसमें? एक बैंक में अकाउंट खुलवाओ, सीजीएएस अकाउंट, कैपिटल गेन से रिलेटेड तुम ये स्कीम में जाके एक अकाउंट खुलवाओ बैंक में।
ठीक है, CGAS स्कीम, CGAS स्कीम यहां पर आपको मेंशन है, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, CGAS स्कीम। अब हम तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे कि तुम कब तक मकान खरीदोगे, कब तक मकान बनवाओगे, हमने नहीं पता। रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से पहले पहले मकान खरीदना है, खरीद लो। खरीदना है तुम 1 नवंबर के पहले जाके खरीद लो, 1 नवंबर के बाद खरीद लो, जो भी तुम्हारी ऊपर से डेट आ रही है, कट ऑफ डेट यहां आ रही है ना, 1 नवंबर 2022। डेट ऑफ ट्रांसफर ये रहा तुम्हारा 1 नवंबर 2023। ठीक, तुम ROI ड्यू डेट के पहले जो भी तुम्हारी टाइम लिमिट थी उसके अंदर मकान बना लो, मकान खरीद लो। बट अगर वहां तक मकान खरीदे नहीं, मकान बनवाए नहीं, तो तुमको यहां पर अपना कैपिटल गेन डिपॉजिट करना पड़ेगा। डिपॉजिट करो यहां पे, डिपॉजिट। जितना भी तुम बेनिफिट लेना चाहते हो, जितना भी तुम सेक्शन 54 में बेनिफिट लेना चाहते हो, मान लो तुम 8 करोड़ रुपए तक का बेनिफिट लेना चाहते हो, क्योंकि कैपिटल गेन तुम्हारा 8 करोड़ का है। मान लो तुम्हारा कैपिटल गेन 3 करोड़ का है, तो तुम 3 करोड़ तक का मकान खरीदना चाहते हो या बनवाना चाहते हो। अभी तक कोई मकान नहीं खरीदे, अभी तक कोई मकान नहीं बनवाए, तो तुमको 3 करोड़ रुपया इस अकाउंट में जाके जमा करना पड़ेगा। ये अकाउंट तुमको रिटर्न ड्यू डेट फाइल करने के पहले बैंक में जाके खुलवाना पड़ेगा। उसमें ये पैसा जमा करा के एक पर्ची कटवानी होगी तुमको, गारंटी कि सर देखो पैसा डिपॉजिट कर दिया है, अब मैं आगे मकान बनवा लूंगा, आगे मकान मैं खरीद लूंगा, मुझे बेनिफिट दे दो। तो जितना भी तुम रुपया CGS में डिपॉजिट करोगे उसको हम 54 में बेनिफिट दे देंगे। लेकिन यहां भी मैक्सिमम लिमिट आ गई है, कितने की, 10 करोड़ की। सर अभी तक मकान नहीं खरीद पाए, मकान बनवा नहीं पाए, ROI का ड्यू डेट आ गया, बेनिफिट लेना चाहते हो, आगे जाना चाहते हो 2 साल 3 साल के लिए, तो तुमको सबसे पहले पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा CGS स्कीम में। अब उसके बाद वहां से पैसा निकाल के मकान खरीद लो, वहां से पैसा निकाल के मकान बनवा लो। वो कट ऑफ डेट जो ऊपर से आ रही है 31 अक्टूबर 2025, 31 अक्टूबर 2026, मकान तुम बनवाना चाहते हो बनवा लो, मकान खरीदना चाहते हो खरीद लो। 31 अक्टूबर 2025 के बाद तुम कंस्ट्रक्ट करवाना चाहते हो, तुम पैसा निकालते जाओ अकाउंट से और मकान खरीद लो, मकान बनवा लो। ट्रैकिंग कौन करेगा अब, तुम और तुम्हारा बैंक। तुम तो पर्ची इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में दिखा दो कि तुमने CGS में पैसा डिपॉजिट किया है। अब CGS में जो पैसा डिपॉजिट किया है ये एक स्पेशल अकाउंट है, ऐसा नहीं कि इसमें ATM मिल जाएगा और तुम मशीन में ATM लगा और पैसा विड्रॉ करके कुछ भी कर लिए, नहीं। सर ये पैसा क्यों डिपॉजिट किए हो, क्योंकि आगे मकान बनाओगे, आके मकान खरीदोगे, तो अब बैंक वाला इस अकाउंट का वो करेगा, कंप्लायंस करवाएगा कि इस अकाउंट से पैसा निकल के कहां जा रहा है। अब ये जिम्मेदारी बैंक पे शिफ्ट हो गई, क्योंकि एक स्पेशल अकाउंट है। सर 80C की क्लास में हम लोग 5 साल का FD बनवाते थे और 80C का डिडक्शन ले लेते थे, तो उसमें बैंक वाला तुमको 5 साल के पहले FD तोड़ने नहीं देगा। तो अब ये बैंक वाले का काम है कि तुम इस अकाउंट से पैसा कहां ले जा रहे हो। फाइनली तुम मकान खरीद लो, 2 साल की लिमिट वही जो ऊपर से चली आ रही है। ये 2 साल की लिमिट कहां से काम करेगी, प्लीज ध्यान रखना। ये लिमिट जो हमने 2 साल की फिक्स कर ली है, ऊपर 3 साल की लिमिट कहां से फिक्स की है, तुम्हारे डेट ऑफ ट्रांसफर से। डेट ऑफ ट्रांसफर देख के 1 साल पीछे की टाइम लिमिट फिक्स कर ली, 2 साल आगे की टाइम लिमिट फिक्स कर ली, 3 साल आगे की टाइम लिमिट फिक्स कर ली। यही टाइम लिमिट CGAS वाले पैसे पर भी एप्लीकेबल है, वो टाइम लिमिट चेंज नहीं होगी। बोला सर हमने पैसा डिपॉजिट करके सेक्शन 54 का बेनिफिट ले लिया और बाद में पैसा अगर नहीं हम यूटिलाइज कर पाए तो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट जो हमारा CGAS में रह गया वो तो अब तुम पहले बेनिफिट ले लिए थे ना, तुम पैसा डिपॉजिट करके यहां बेनिफिट ले लिए थे, तो अब जो पैसा बच गया है उसको हम कैपिटल गेन बोल के यहां क्या करेंगे, टैक्सेबल कर देंगे ऑन एक्सपायरी ऑफ 3 इयर्स प्रीवियस ईयर 26-27 में। 3 साल का वेट करेंगे, 2 साल नहीं, हो सकता है तुम बनवा लेते। तो CGS के पैसे से तुम अब जाके बाय करो या कंस्ट्रक्ट करो, इनकम टैक्स तुम्हारा वेट करेगी और 3 साल तक वेट करेगी, यानी 31 अक्टूबर 2026 तक जो भी अनयूटिलाइज अमाउंट होगा। क्या बचाए थे तुम, कैपिटल गेन, कौन सा, लॉन्ग टर्म। पैसा डिपॉजिट करके तुमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जम्पशन लिया था, अब वही पैसा आगे जाके क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। सर ऐसा करें, हाँ बताना क्या करना चाहते हो। तो
मन में बहुत तुम्हारे सवाल होगा, सर मान लीजिए मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1,60,00,000 का। सर मान लीजिए मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1,60,00,000 का। ठीक है सर, 1,60,00,000 का कैपिटल गेन है। ठीक सर, हमने यहां पर हाउस वन यहां पे खरीद लिया है 80 लाख का। रिटर्न फाइल करने के पहले 80 लाख का खरीद लिया। अब हमने इस अकाउंट में पैसा और डिपॉजिट करवा दिया फॉर हाउस 2। सर हमने यहां पर मान लीजिए 40 लाख रुपए डिपॉजिट करा दिए कि सर हम आगे एक और मकान खरीद लेंगे, एक और मकान बनवा लेंगे, या जो सर मकान खरीदे हैं उसी पे कंस्ट्रक्शन करवा लेंगे। ऐसा भी हो सकता है सर, जो आपने हाउस 1 खरीदा है उसी पर आप हाउस 1 खरीदे हो, मान लो ग्राउंड फ्लोर का है, अब उसी पे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बनवाना चाहते हो तो सर बनवा सकते हैं उसी में खरीद के, और उसी पे कंस्ट्रक्शन हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम अपने बगल में कोई पुराना मकान खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं, अब इसी में और कुछ समझाना चाह रहा हूं, ये चार्ट टाइम वाइज क्लियर है। सर अब फाइनली मैं आ गया कि आपको अगर कैपिटल गेन 1,60,00,000 का है तो तुम यहां पर 2 हाउस खरीदना चाहोगे। तुम आरओआई ड्यू डेट से ठीक पहले एक ही घर खरीद पाए 80 लाख का, बाकी पैसा तुम सीजीएस में जमा कर दिए, बट जमा कर पाए मात्र 40 लाख ही, बाकी पैसा तुमने इधर उधर कर दिया। तो तुमको सेक्शन 54 में कितने का बेनिफिट मिल जाएगा, 80 लाख प्लस 40 लाख, 1,20,00,000 का बेनिफिट मिल जाएगा। कैपिटल गेन कितने का हुआ था, 1,60,00,000 का। कितने का मकान खरीदना था, 1,60,00,000, या डिपॉजिट कितना करवाना था, 1,60,00,000। तुमने 80 लाख का मकान खरीद लिया आरओआई के ड्यू डेट से पहले। देखो आरओआई ड्यू डेट के बाद तुम मकान खरीदना चाहोगे तो सीजीएस से ही मकान खरीद सकते हो, डायरेक्ट मकान नहीं खरीद सकते आरओआई ड्यू डेट के बाद। मान लो तुम सीजीएस अकाउंट खुलवाना भूल गए और आरओआई ड्यू डेट के बाद डायरेक्ट प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हो, बेनिफिट नहीं मिलेगा। नो एग्जम्पशन फॉर डायरेक्ट बाय आफ्टर आरओआई ड्यू डेट। समझ गए तुम, आरओआई ड्यू डेट के बाद सीधा तुम चाहते हो बिना सीजीएस में पैसा डिपॉजिट किए प्रॉपर्टी खरीदना, बेनिफिट नहीं मिलेगा। आरओआई ड्यू डेट तक खरीद लो, नहीं तो आरओआई ड्यू डेट तक नहीं खरीद पाए तो सीजीएस में पैसा डिपॉजिट करो, उसके बाद उस अकाउंट से पैसा निकाल के प्रॉपर्टी खरीदना। ठीक है, क्लियर हुआ सर? ये पहला सेक्शन है 54 जो आप सीख रहे हैं पिछले आधे घंटे 45 मिनट से। अब इस पे एग्जाम्पल भी आएंगे और आखिरी समय भी चल रहा है इस क्लास का, 3-3.25 घंटे की क्लास हो गई है अब आपकी, है ना सर? तो थोड़ी से थक भी गए होंगे, लेकिन मैंने बीच में ब्रेक भी दिया था आपको, तो मोटा मोटी इस कॉन्सेप्ट पे जो आपका कंट्रोल है वो अगली क्लास में आ जाएगा जब हम इसमें और एग्जांपल्स करेंगे। अभी तो हम खाली प्रोविजंस को ही समझ रहे हैं, उसी में आज की क्लास कंप्लीट हो जाएगी, है ना? तो थोड़ा सा आपको अगली क्लास तक पेशेंस रखना होगा इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए। अभी मैं सिर्फ प्रोविजन समझाने के लिए इतने सारे एग्जाम्पल दे रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे साथ, बट और भी एग्जाम्पल्स बचेंगे अगली क्लास में। पहले आधा घंटा इसमें एग्जाम्पल ही करेंगे, तब नया कोई सेक्शन उठाएंगे, डोंट वरी। अब बस खत्म करने वाला है इसको। सर तुमने 80 लाख रुपए का मकान खरीद लिया आरओआई ड्यू डेट से पहले। मान लो तुमने मकान यहां पे खरीदा है कब, 1 मई 2024 को ये मकान खरीद लिया। अब तुमने ये पैसा डिपॉजिट कर दिया है कब, मान लो 30 जुलाई 2024 को ये पैसा डिपॉजिट कर दिया, तुम बेनिफिट ले लिए। अब आगे क्या करना था, जो पैसा डिपॉजिट किया उससे मकान खरीदना था या मकान बनवाना था। ठीक, अब मान लो तुम यहां पर मकान मात्र खरीद पाए 25 लाख रुपए का, पैसा विड्रॉ किया है सीजीएस से, मात्र तुम 25 लाख का एक मकान खरीद पाए तुम, और पैसा तुम्हारा सीजीएस में ही रह गया। एक मकान पहले खरीद चुके थे, एक मकान और खरीद लिए तुम, हाउस 2, चलो खरीद लिए, और वो परफेक्टली तुम 31 अक्टूबर के पहले खरीद लिए हो। अभी भी तुम्हारे पास सीजीएस अकाउंट में 15 लाख रुपए बचे हैं, तो वो 15 लाख रुपए तुम्हारा क्या हो गया, अनयूटिलाइज्ड अमाउंट, और वही 15 लाख रुपया यहां पर जाके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोल के टैक्सेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम बेनिफिट पहले ले चुके हो। क्या तुमने
उस 15 लाख का बेनिफिट ले लिया है पहले? हाँ सर, 80 लाख प्लस 40 लाख, 1 करोड़ 20 लाख का बेनिफिट मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। तो मुझे 40 लाख का मकान खरीदना था, आगे मैं 25 लाख का ही खरीद पाया, बचा कितना? 15 लाख। अब 15 लाख ना मैं खरीदने में लगाया और ना मैं आगे कंस्ट्रक्शन में लगाया, 3 साल खत्म हो गए। तो अब अकाउंट के अंदर जो 15 लाख पड़े हैं वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोल के 3rd ईयर में टैक्सेबल हो जाएंगे, जहां पर वो टाइम पीरियड खत्म हो रहा है कैपिटल गेन बोल के। और क्यों टैक्स हो रहा है? क्योंकि तुम पहले बेनिफिट ले चुके थे। सर पहले ही बेनिफिट कम कर देते हैं ना। बच्चे क्या करते हैं, इसका आंसर कर देते हैं 80 लाख प्लस 40 लाख माइनस 15 लाख। नहीं, ऐसे नहीं करना है। 15 लाख खर्च किए नहीं किए वो तो बाद में पता चलेगा ना। तुम पहले 40 लाख का पूरा बेनिफिट ले लो और बाद में अनयूटिलाइज अमाउंट को टैक्स कर दो। सर पैसा अकाउंट में कितना बचेगा वो तो जाके 2026 में पता चलेगा। तुम यहां बेनिफिट ले लो कि कौन से प्रीवियस ईयर में बेनिफिट लोगे, 23-24 में बेनिफिट ले लो। तो ये पूरी टाइम लिमिट की आपके साथ बात हो गई। मोटा मोटी सारा चीज इसमें कवर हो चुका है, सारा चीज। और ध्यान रखना, मकान खरीदो या सीजीएस में पैसा डिपॉजिट करो, ओवरऑल तुमको 10 करोड़ का ही बेनिफिट मिलेगा। सर जितना भी तुम मकान खरीद रहे हो और जितना तुम्हारा कैपिटल गेन है, विच एवर इज लोअर, क्या बोला था, कैपिटल गेन से ज्यादा बेनिफिट नहीं ले सकते। और अमेंडमेंट, अब तुम कॉस्ट ऑफ द हाउस को 10 करोड़ पे रोकोगे, यानी कैपिटल गेन भले 15 करोड़ हो, तुमने 12 करोड़ का मकान खरीदा हो, लेकिन 10 करोड़ से ज्यादा का बेनिफिट नहीं ले पाओगे, ये भी करवा दिया। अभी अभी तुमको क्या मैंने बोला, अनयूटिलाइज्ड अमाउंट। अगर तुम रिटर्न फाइल करने से पहले तुम पैसे को यूटिलाइज नहीं कर पाओगे तो तुमको बैंक में जाके सीजीएस अकाउंट खुलवाना पड़ेगा रिटर्न फाइल करने के ड्यू डेट से पहले, और उसमें पैसा डिपॉजिट करना होगा। बट वहां भी अगर तुमने डिपॉजिट ज्यादा कर दिया है तो 10 करोड़ तक ही कंसिडर करेंगे। ठीक, अब उस पैसे को तुम कब तक यूटिलाइज कर लोगे, विद इन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। तो वो मैंने सिखा दिया, 2 साल एंड 3 साल। बाय के लिए 2 साल, कंस्ट्रक्शन के लिए 3 साल। और ये भी सिखा दिया कि 3 साल की एक्सपायरी पर तुम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोल के उसको टैक्सेबल कर दोगे। अनयूटिलाइज अमाउंट जो बाद में बच गया 3 साल तक, वो भी करा दिया। सर मकान तुम डायरेक्ट खरीदो या सीजीएस में पैसा जमा कराओ, या दोनों कर लो, थोड़ा पैसा जमा करा दो, थोड़े का मकान खरीद लो, लेकिन ओवरऑल तुमको 10 करोड़ से ज्यादा का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो नया मकान खरीदोगे या जो नया मकान बनवाओगे उसका लॉक इन पीरियड कितना है, 3 साल है। यहां तक आपका हो गया। अब एक बचा है कि सर अगर 3 साल के अंदर मकान बेचे तो क्या होगा। इफ न्यू हाउस इज सोल्ड विद इन 3 years, तो क्या होगा, कॉन्ट्रावेंशन। क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 54। तो कहता है नया हाउस जो तुम बेच दिए 3 साल के अंदर, लॉक इन पीरियड था, तो अब नए हाउस पे जो तुम्हारा कैपिटल गेन निकालोगे, तो जो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है नए हाउस की, ऑफ न्यू हाउस, कैपिटल गेन निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू हाउस चाहिए, उसमें से तुमको एग्जम्पशन कम कर देना होगा जो तुम पहले ले चुके थे इस घर के चलते। तुमने नया घर खरीद के 54 का बेनिफिट ले लिया, अब नए घर को 3 साल तक रखना था और 3 साल के अंदर बेच दिए। तो जब 3 साल के अंदर बेच दिए तो उस नए घर पे तुम कैपिटल गेन कंप्यूट करोगे, तो उस समय तुम उस नए घर की जो कॉस्ट होगी उसमें से जो पुराना बेनिफिट तुम लिए हो वो घटा देना। अब इसके लिए क्लास में एग्जाम्पल देख लेते हैं, तभी समझ में आएगा कि सर ये घटाने वाली बात क्या कह रहे हैं, पल्ले नहीं पड़ी। तो इसके लिए क्लास का एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक पहले लिख लो, पेज कंप्लीट है, इस पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये पेज कंप्लीट है, इस पेज पे कुछ भी नहीं बचा। देखिए कुछ लिखना है क्या, डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, नेक्स्ट, डन। ये लिख चुके थे आप, ये सब है ना। देखिए कुछ छूट तो नहीं रहा, डन, 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 ये सब आप लिख चुके थे। मैं थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूं, जहां भी आपको लगे वीडियो रोक के लिखना है तो लिख लीजिए। ये भी लिखवा चुका था, है ना। ये अच्छे से लिखिए। देखिए ये एग्जांपल हो चुका था, 12 करोड़ को कैसे रोकना है और 9 करोड़ कैपिटल गेन और 12 करोड़ कॉस्ट हो तो क्या करना है। डन।
इसको पहले 12 करोड़ की कॉस्ट को 10 करोड़ पे लाइएगा और फिर बेनिफिट 9 करोड़ का लीजिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इस चार्ट को अच्छे से लिखिए, सारा इसी चार्ट के अंदर। ये चार्ट क्लियर है तो सेक्शन 54 क्लियर है, और सब कुछ मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। कलर वलर भी चेंज किया ताकि कंफ्यूजन ना हो। ब्लैक कलर में जो बाद में लिखा है वो सब एग्जांपल्स थे तुमको मॉनेटरी टर्म्स में समझाने के लिए कि देखो कहां कहां कैसे कैसे हो रहा है। डेट मैंने पहले ही फिक्स कर ली थी। प्लीज इसको खुले पेज पर अच्छे से बनाइएगा, जगह देके। अगर आपके पेज पे कम जगह है तो अगले पेज पे शिफ्ट कर जाइए। खुला खुला दूर दूर बनाइए। कोई डेट वेट लिखने में गलती मत कीजिएगा। बिफोर आफ्टर, आगे कहां जाना है, 2 साल 3 साल पीछे कहां जाना है, कोई भी डेट लिखने में गलती मत कीजिएगा। छोटी सी गलती करोगे पूरा गलत हो जाएगा। 1-2 महीने के बाद पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। वीडियो रोक के लिखिए प्लीज। डन, वीडियो रोक के लिखा। सर कॉन्ट्रावेंशन वाली बात बता दीजिए। तो देखिए कॉन्ट्रावेंशन वाली बात बता देते हैं। मिस्टर एक्स सोल्ड रेसिडेंशियल हाउस ऑन 1 सितंबर 2023 फॉर ₹1 करोड़ 50 lakhs। ठीक, सोल्ड रेसिडेंशियल हाउस 1 सितंबर 2023 1 करोड़ 50 lakhs। इस घर का इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डायरेक्ट दे रखा है। डायरेक्ट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दे रखा है 90 लाख। ठीक, तो अब फाइनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हो गया? 60 लाख। ठीक, तुमने नया मकान खरीद लिया। लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस। मान लो तुमने नया घर खरीद लिया है। कब बेचे थे? 1 सितंबर 2023 को। 1 मई 2024 को तुमने 90 लाख रुपए का एक मकान खरीद लिया है। प्लीज ध्यान रखना कब खरीदा है। आरओआई के ड्यू डेट के पहले ही खरीद लिया। बिफोर आरओआई ड्यू डेट। तो सीजीएस स्कीम की क्या जरूरत है? नहीं है जरूरत। सीजीएस स्कीम की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारा बेचा कितने में था? 1 करोड़ 50 लाख में। उस घर की तुम्हारी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी? 90 लाख। कैपिटल गेन कितना हुआ? 60 लाख। मैंने कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर इसमें नहीं दिया, मैंने इसमें इंप्रूवमेंट नहीं दिया, होता तो और कम हो जाता। अब तुमको 54 का बेनिफिट लेना है। तो तुमने एक नया घर खरीद लिया। कब? आरओआई ड्यू डेट के पहले। कितने में? 90 लाख रुपए में। तो 90 लाख तो बहुत ज्यादा है, तो कोई बात नहीं सर, 60 लाख का बेनिफिट दे दो ना आप। फाइनली टैक्सेबल कैपिटल गेन, टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या हो गया? नील हो गया। अब इस मकान का लॉक इन पीरियड क्या था? यहां से देखेंगे लॉक इन पीरियड। जब से वो मकान खरीदा, लॉक इन पीरियड, ये जो मकान खरीदा है इसका लॉक इन पीरियड क्या होगा? 3 इयर्स। यानी इस मकान को कब तक नहीं बेचना है? 30 अप्रैल 2027 तक नहीं बेचना है। ठीक, क्लियर? 3 साल का लॉक इन पीरियड। जब वो मकान खरीदे थे वहां से 3 साल। अच्छा, अगली क्लास में एक एग्जाम्पल करा दूंगा सीजीएएस का। ये अभी दे रहा हूं विदाउट सीजीएस वाला। ठीक है, आज की क्लास का ये आखिरी एग्जाम्पल। अगली क्लास में 54 के ही एग्जाम्पल करेंगे, सीजीएएस वाले एग्जाम्पल करेंगे। जैसे यहां बताया ना, देखो ये भी ऑलरेडी मैं दे चुका हूं सीजीएएस का, बट ऐसा वाला एक और करवा दूंगा, डोंट वरी। ठीक सर, क्या हुआ? नया मकान आपने खरीदा कितने का? 90 लाख का, और आपने 60 लाख का बेनिफिट लेके अपनी कैपिटल गेन को नील कर दिया। और इस घर का लॉक इन पीरियड क्या था? 3 साल का। जब से वो घर खरीदा था, तो घर खरीदा था 1 मई को, तो 30 अप्रैल 2027 तक आपको ये घर नहीं बेचना था। न्यू हाउस इज सोल्ड। न्यू हाउस इज सोल्ड फॉर ₹1 करोड़ 10 लाख ऑन। शॉर्ट टर्म कैपिटल का गेन रखते हैं, 12-24 महीने के अंदर बेचते हैं इसको। 1 मई 2026, प्रीवियस ईयर 25-26।
सर जानबूझ के रखा है 24 महीने के अंदर ताकि क्या हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। इंडेक्स नंबर नहीं चाहिए होगा हमें, नहीं तो फिर इंडेक्स नंबर कहां से लाते। 348 लास्ट है हमारे पास प्रीवियस ईयर 23-24 का। लॉन्ग टर्म कर देंगे सर, 24 महीने के बाद बेचते तो लॉन्ग टर्म होता और कॉन्ट्रावेंशन भी होता, लेकिन फिर क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते। तो एक यहां पर कॉन्ट्रावेंशन ही तो सिखाना है। आपने नए घर को बेच दिया कितने रुपए में, 90 लाख का खरीदे थे, बेनिफिट लिए 60 लाख का और बेच दिया 1 करोड़ 10 लाख में 3 साल के अंदर, 3 साल के अंदर। और मैंने जानबूझकर इसको 24 महीने के अंदर रखा है शॉर्ट टर्म बनाने के लिए। तो अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन प्रीवियस ईयर 25-26 में होगा। आप ध्यान से देखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा आपका कितना सर, कितने में बेचा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 1 करोड़ 10 लाख। ठीक, अब मैंने क्या बोला, जो नया मकान बेचे हैं उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है। जो नया मकान बेचे आप कॉन्ट्रावेंशन करके, उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है, 90 लाख। इनर कॉलम में लिखिए। अब इसमें से जो 54 का बेनिफिट आप लिए थे इस मकान को खरीदने के लिए, वो घटा दीजिए। लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 विथड्रॉन। सर बेनिफिट ही क्यों लिया, अरे भाई लेते समय थोड़ी ना मालूम था कि तुम आगे मकान बेच दोगे। सर ये बेनिफिट हमने कब लिया है, प्रीवियस ईयर 23-24 में लिया है ना, हमें थोड़ी ना पता था। ये बेनिफिट हमने प्रीवियस ईयर 23-24 में ले लिया, हमें लगा कि तुम आगे मकान रखोगे, हमने बेनिफिट ले लिया, रिटर्न भी फाइल कर दी, टैक्स भी जमा कर दिया। हमें क्या पता तुम आगे बेचोगे, और आगे तुमने बेच दिया तो बेनिफिट तो तुम ले चुके हो। बेनिफिट ले चुके हो तो सिंपल गवर्नमेंट कहती है ठीक है कोई बात नहीं, जो बेनिफिट लिए थे वो अब विड्रॉ हो जाएगा, नए मकान के कॉस्ट में जाके कम कर दो। 60 लाख का बेनिफिट लिए थे, 60 लाख यहां कम कर दो, क्या हो गया 30 लाख। आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 80 लाख रुपए में बदल गया। कितना होना चाहिए था ऐसे, ऐसे देखो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना होना चाहिए था, 90 लाख का मकान खरीदे हो और 1.10 में बेचे हो तो 20 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए था ना। लेकिन अब कितना हो गया 80 लाख। क्यों, जो पहले तुमने यहां पर कैपिटल गेन बचाया लॉन्ग टर्म, तुमने बचाया क्या लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म पे टैक्स बचा लिया 20%। अब वही चीज आगे क्या बन गई शॉर्ट टर्म, और सर लॉन्ग टर्म पे 20% है, इस वाले लॉन्ग टर्म पे कैपिटल गेन, इस वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे सेक्शन 112 में टैक्स रेट कितना है 20%। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो बचा लिए, अब बचाने से क्या हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बढ़ गया। मालूम है ये किस रेट से टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल एट स्लैब रेट, और स्लैब रेट 80 लाख, तो स्लैब रेट कितना हो गया 10 लाख के ऊपर 30% और फिर 50 लाख के ऊपर सरचार्ज। बचाया क्या 20%, देना क्या पड़ रहा है 30%। एक तरफ से 10 लाख के ऊपर टैक्स रेट कितना होता है इंडिविजुअल के लिए 30%। तो ये काम कतई मत करना, ठीक है। अगर नया मकान खरीद के बेनिफिट ले रहे हो, 20% टैक्स बचा रहे हो, तो उसको 3 साल तक होल्ड करो, नहीं तो क्या होगा बचाए 20% टैक्स और वो किस में बदल गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, और लग गया कितना परसेंट टैक्स 30%। स्लैब रेट हाईएस्ट स्लैब रेट 10 लाख के ऊपर 30% होता है। तो अभी अभी जो पढ़ाया आपको क्या यहां पर जो नीचे में पढ़ाया मैंने आपको ये वाला पॉइंट, ये वाला अभी अभी तुमको मैंने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। और ये अमेंडमेंट वाली बात मैंने क्या बोली, ये जो भी अमेंडमेंट्स है वो ओवरऑल यही कह रहा है कि तुम मकान खरीदो या पैसा डिपॉजिट करवाओ सीजीएस में, या दोनों काम कर लो। हम उस टोटल को 10 करोड़ पे रोक के फिर कैपिटल गेन से कंपेयर करके बेनिफिट देंगे, इस तरीके से कि तुम कैपिटल गेन 10 करोड़ से ज्यादा का एग्जम्पशन ले ही नहीं सकते इस सेक्शन में। कंप्लीट, मेरी तरफ से ये पेज कंप्लीट है। जितने एग्जाम्पल आज करवा सकते थे करवाया, बट डोंट वरी अगली क्लास हम इसी सेक्शन में रहेंगे और 3-4 एग्जाम्पल और करेंगे। तो अपने डाउट, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना। अगली क्लास तक इस सेक्शन से कोई डाउट मत पूछना, सर सेक्शन 54 में डाउट है, रुक जाओ अगली क्लास मुझे ले लेने दो, उसके बाद तुम डाउट पूछना। जो होमवर्क दिए और जो पहले जो पढ़ाया है उसमें से कोई डाउट हो, यू आर मोस्ट वेलकम, पूछ लेना मेरे से। इस पर मैं अभी और एग्जाम्पल दूंगा अगली क्लास में 3-4। पहले देखिए इस पेज पे तो कुछ नहीं लिखना है, इसको लिख लीजिए।
ये चार्ट बेहतरीन चार्ट था, शेयर विथ फ्रेंड्स। अगर दोस्तों के साथ कंबाइंड स्टडी होती है आपकी, तो इस चार्ट को उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, कॉलेज में, पीजी में, हॉस्टल में। आप फ्रेश चार्ट बना लीजिए ना, इस चार्ट को देख के एक फ्रेश चार्ट बनाते चलिए और दो फ्रेंड्स आपस में डिस्कशन करते चलिए, वहीं 15 मिनट में ये सेक्शन याद हो जाएगा आपको। अगर आप अपने फ्रेंड के साथ मिलके इस चार्ट को बगल में रख के एक फ्रेश पेज पे वापस से चार्ट बनाते जाएंगे, दोनों आदमी डिस्कस करके, ये डेट क्यों लिख रहे हैं, ये कंडीशन क्यों लिख रहे हैं बाय की, किस रीजन से डेट लिख रहे हैं, ये अमाउंट क्यों आया, ये 15 लाख कैसे आया, 25 लाख का सर ने हाउस 2 कब खरीदा, ये सब अगर आप डिस्कशन करते हुए लिखोगे ना, तो ये अगले 10 मिनट में आपको वहीं पे याद हो जाएगा दोनों दोस्तों को। तो इन दैट वे यू कैन डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, कॉलेज, हॉस्टल, पीजी, लाइब्रेरी, हॉस्टल एटसेट्रा, जहां भी। कोई दूर बैठा है फ्रेंड्स, तो इस फोटो को क्लिक करके आप अपने फ्रेंड को भेज दो और दोनों आदमी फिर ना कॉल पर डिस्कस कर लो। अरे भाई, आपका फ्रेंड आपके पास नहीं है हॉस्टल पीजी में, तो आप नोट्स को फोटोज भेज के एक्सचेंज कर लो और फिर फोन पे बात करके डिस्कस कर लो कि मैं तुझे एक फोटो भेज रहा हूं, तो अपने रजिस्टर पे लिख, और तुम्हारे भी रजिस्टर में है। उसके बाद फोन से बात करके अपना डिस्कस कर लो, हो गया, उसका भी तैयार हो गया 54, तेरा भी तैयार हो गया 54। लेकिन वो फ्रेंड जिसके साथ तुम्हारी ट्विनिंग बनती हो, ईगो क्लैश नहीं होना चाहिए, तुम्हारे सर अच्छे और मेरे सर अच्छे, वो ईगो क्लैश नहीं होनी चाहिए। सर को साइड रखो, एक दूसरे की हेल्प करके सीखना चाहते हैं, तो मुझे कुछ बता दे, मुझे याद हो जाएगा, मैं तुझे कुछ बताता हूं, तुझे याद हो जाएगा। ऐसा वाला कोई फ्रेंड्स हो तो करना, अदरवाइज डोंट वरी, मत करो। डन, इसमें से कुछ नहीं लिखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये दिया कॉन्ट्रावेंशन के लिए कि तुमने लॉक इन पीरियड के पहले ही मकान नया वाला बेच दिया जिसका बेनिफिट लिए थे। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, डेट वेट अच्छे से लिखिएगा। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, डन। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में। आज जो जो होमवर्क दिया रिवाइज कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, और जो अभी पढ़ा है सेक्शन 54 इसको पढ़ने के बाद ही अगली क्लास स्टार्ट कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।